चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट तक बात की थी। अब हम बात शुरू करेंगे, एक तीसरी डेरिवेशन हमारे पास है और उसका नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव नंबर। देखो, इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा मुझे आपको। पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा, उस इंट्रोडक्शन में बात क्या है ये बात समझ लीजिएगा ज़रा। बात ये है कि हम हमेशा जानते हैं कि एक एटम में डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स मतलब शेल्स होते हैं। एक एटम में डिफरेंट जो है वो शेल्स हमारे पास पाए जाते हैं। ये समझ लो कि एक लोअर शेल है, ये एक हायर शेल है। यानी कि अगर लोअर है तो इट मींस इट इज द E1, हायर है तो इट इज द E2। अच्छा, इस शेल में, इस ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी। ऐसा ही होगा या गलत कह रहा हूं मैं? क्या दोनों ऑर्बिट्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होंगी क्या? सर क्या कह रहे हैं? कैसी हैं आप? मैं ये पूछ रहा था। नो सर, ऊपर वाले की ज़्यादा होगी और नीचे वाले की कम होगी। मैं ये पूछ रहा था कि हमने कहा भाई एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। अच्छा, ये जो एक ऑर्बिट है ये लोअर ऑर्बिट है, ये जो हमारे पास है ये एक हायर ऑर्बिट है। मेरा आपसे कहने का सवाल ये था, पूछने का सवाल ये था कि हायर और लोअर ऑर्बिट में लाजिम है कि नीचे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होगी। और ये बात भी हम जानते हैं कि जब लोअर है तो एनर्जी कम होगी। अच्छा चलो, हुआ ये कि हायर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसने जंप की लोअर ऑर्बिट में। कहा जंप किया उसने? लोअर ऑर्बिट की जानिब उसने जंप की है, यानी कि नीचे की जानिब उतरा ही है, नीचे की जानिब। लेकिन जब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नीचे की जानिब उतरता है तो वो क्या करता है? क्या करना पड़ता है पहले इलेक्ट्रॉन को नीचे की जानिब उतरने के लिए? बताएगा कोई मुझे? बता दो। सर जब उसकी एनर्जी कम होगी तब वो वो अपनी आएगा नीचे। एनर्जी रिलीज करता है, वो अपनी अमाउंट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी उसमें से बाहर निकलती है, तभी वो जंप करता है, तभी वो जंप कर पाता है नीचे। अच्छा, ये बात हम सब जानते हैं शुरू से। एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट में तब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट में तब जब वो एनर्जी अपने अंदर से रिलीज कर देता है। इसने एनर्जी रिलीज की और ये नीचे की जानिब जंप कर गया। लेकिन अब इस पार्ट वे में, इस पूरे पाथ में, इस पूरी जो कंप्लीट सिनेरियो से स्टोरी में जरा यहां फोकस करो। ये एनर्जी निकली है। मैंने बताया है कि एटम से कभी भी कुछ भी बाहर निकलेगा उसे आप क्या नाम देंगे? रेडिएशन। क्या नाम देंगे? रेडिएशन का नाम देंगे। अच्छा, ये जो रेडिएशन हुई है बेसिकली किस फॉर्म में हुई है, कोई बताएगा? सर एक्सरे भी नहीं तो। हम्म। कहाँ कॉन्सेप्ट में ला रहे हो बेटा? एक्सरेज का कहाँ से कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया? सर एटम में फोटॉन। फोटॉन। आसान अल्फाज में ये समझाया था कि एनर्जी रिलीज होती है इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। एनर्जी एटम से रिलीज होती है इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। समझिए, माइक बंद कर लेना मेरा बेटा, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। एनर्जी रिलीज होती है इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये एनर्जी इस एटम में से, इस इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी निकली। ये एनर्जी निकली इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में निकली है ये एनर्जी। लाइट यानी कि रोशनी की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज हुई है। हम जानते हैं कि लाइट वेव्स में ट्रैवल करती है। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं? बस बात करो और माइक बंद कर दिया करो, ऐसा सीन करा करो भाई तुम लोग। एनर्जी, ये लाइट जो होती है, लाइट जो रोशनी है, ये वेव्स की जी फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो हम जानते हैं कोई चीज जब वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ होती है। यहां तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ होती है उस एनर्जी की, उस वेव की। फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि भाई एक यूनिट टाइम पीरियड में कितनी वेव्स ट्रैवल कर गई, कितनी वेव्स एक यूनिट टाइम पीरियड में ट्रैवल कर गई, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। फिजिक्स का फिनोमेना है। मैं नहीं जानता फिजिक्स के बारे में, आप जानते हैं। आप बताइए, एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स ट्रैवल कर गई, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
या गलत कह रहा हूं मैं? जी सर। यस सर। तो भाई अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं कह दूं कि मुझे बताओ इन दोनों में, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक मोमेंट में इलेक्ट्रॉन यहां था, अगले मोमेंट में इलेक्ट्रॉन यहां था, मैं पूछ रहा हूं यहां एनर्जी एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक एनर्जी का अलग अमाउंट था, यहां एनर्जी का अमाउंट अलग था, मैं आपसे पूछता हूं मुझे एनर्जी का डिफरेंस बता दो कितना आया? E2 माइनस E1। भाई बिल्कुल सही जवाब दिया हमारी साहबजादी ने, कहा कि सर जवाब आएगा E2 - E1 से, यानी कि आप एनर्जी 2 में से एनर्जी 1 को माइनस, यानी कि जो हायर एनर्जी ऑर्बिट था उसकी एनर्जी में से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करा दीजिए, यू विल गेट द डिफरेंस, यू विल गेट द डिफरेंस। क्या मैं एक और रास्ता बता सकता हूं इस एनर्जी के चेंज को मालूम करने का? समझिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां था, इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां भी वही इलेक्ट्रॉन था, यहां भी वही इलेक्ट्रॉन था, दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन सेम था, यहां कुछ ज्यादा एनर्जी होगी शायद, यहां कुछ कम एनर्जी होगी शायद, दोनों का फर्क मालूम करना है। इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की थी, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की थी, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की थी, तभी वो नीचे पहुंचा था। मैं अगर इन दोनों को माइनस करने के बजाय कहूं कि भाई ये बता दो ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, तो भी मुझे फर्क पता चल जाएगा या नहीं? समझे आप बात मेरी या नहीं समझे? मैं मिसाल दे रहा हूं, बिल्कुल चल जाएगा सर। मैं बिल्कुल मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं एक मार्केट पहुंचा, मैं मार्केट पहुंचा और मैं मार्केट पहुंचने के बाद मेरे पास 10,000 रुपये थे, सही है, 10,000 रुपये लेके मैं एक मार्केट पहुंच गया। आप मुझसे मार्केट में जब मैं एंटर हुआ था आप तब मिले, अरे सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? और मैंने कहा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, जिंदगी खुशहाल गुजर रही है, आप बताएं। आपने कहा सर क्या आए? मैंने कहा मार्केट। सर कितने पैसे लाए? लेकिन इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन आपने पूछ लिया, आप मेरे बच्चे हैं, आप पूछ सकते हैं। सर कितने पैसे? मैंने कहा बेटा 10,000 रुपये लाया। हाँ सही। आप चले गए अपने काम से। 1 घंटे बाद मैं घूम फिर कर फिर वापस आया। एक पहली सिचुएशन थी, देयर वाज अ फर्स्ट सिचुएशन। 1 घंटे के बाद आपको मैं दोबारा मिला, नाउ इट्स अ सेकंड सिचुएशन। आपने कहा सर वो मार्केट घूम लिया आप, मेरे हाथ में एक थैली थी। सर कुछ खरीदा? मैंने कहा हाँ बेटा खरीद। सर अभी कितने पैसे बचे हैं? अभी कितने पैसे बचे हैं? मैंने कहा बेटा अभी 9,500 रुपये बचे हैं। तो आपने फौरन कैलकुलेशन करी, यार सर के पास उस वक्त 10,000 रुपये थे, अभी 9,500 रुपये बचे हैं, कितना चेंज आया? 500 रुपये का चेंज आया। हाँ 500 रुपये का चेंज आया। भाई इसका आसान तरीका है, मैंने कितने खर्च किए ये पता कर लो, मेरे पास से कितने पैसे गए हैं, कितने पैसे खर्च किए होंगे मैंने? 500। मैंने 500। अलग अलग, देखो मैं दो अलग अलग रास्तों से बात कह रहा हूँ। एक आपने दिमाग चलाया, आपने कहा सर के पास 10,000 रुपये थे, 9,500 रुपये बचे, पहले वाली एनर्जी जो मैक्सिमम थी आपने उसमें से माइनस करा दिया इसको, इन दोनों को माइनस करा के आपने आंसर, हाँ सर 500 रुपीज बच रहे हैं सर, सर सही है 500 रुपीज आपने सर खर्च किए होंगे। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ भाई मैंने 500 रुपये खर्च किए हैं, मैंने 500, भाई मेरी मिसालों में पैसा एनर्जी है ना, मेरे पास पहले 10,000 एनर्जी थी, अब मेरे पास 9,500 एनर्जी है। आप चेंज मालूम कर रहे हैं सर, E2 - E1 कर देते हैं, वी विल गेट द चेंज, वी विल गेट द चेंज, जो चेंज आया। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मैं बता देता हूँ मैंने इतनी एनर्जी निकाल दी है, मैंने इतनी एनर्जी रिलीज कर दी है। क्या दोनों में बात सही है? दोनों में आंसर एक आएगा? क्या समझते हैं जी सर। आप मेरी मिसाल समझ गए? तो अगर मैं ये कहूं कि E2 - E1 के बजाय, E2 - E1 के बजाय तुम डायरेक्टली ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको मेजर कर लो, तो तुम बता सकते हो एनर्जी का चेंज। जी सर। तो ये E2 - E1 बराबर होता था डेल्टा ई के, और यही डेल्टा ई बराबर, यही डेल्टा E2 - E1 मतलब चेंज इन एनर्जी, ये भी चेंज इन एनर्जी, ये भी चेंज इन एनर्जी है, दोनों अलग अलग जाविये हैं, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इस एस्पेक्ट में, इस जाविये के अंदर अगर मैं बात करूं तो डेल्टा ई बराबर होता है H × V के। सर ये क्या है? H प्लैंक्स कांस्टेंट, V फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ
सर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मतलब समझ नहीं आई बात। रेडिएशन मतलब एटम से कुछ भी बाहर जाएगा वो क्या होता है? साथ साथ चलना है मेरे, मजा नहीं आ रहा है मुझे इस तरह, मैं बता रहा हूँ। एटम से कुछ भी रेडिएशन। बाहर जाएगा वो कहलाएगी रेडिएशन। अब रेडिएशन किस फॉर्म में बाहर जा रही है, रेडिएशन किस हालत में, किस फॉर्म में बाहर जा रही है, मुझे बता दो। क्वांटम। लाइट। लाइट की फॉर्म। क्वांटम तो पार्टिकल है ना, वो तो एक पार्टिकुलेट नेचर है। रेडिएशन निकल रही है लाइट की फॉर्म में, रोशनी की फॉर्म में। अब आपसे पूछेगा रोशनी क्या है, मैं रोशनी का मतलब क्वांटम यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन। रेडिएशन हो रही है सर लाइट की फॉर्म। हाँ बेटा बोलो। सर हम HN2V से मेजर करेंगे इसको, हाँ रेडिएशन को जो हाँ बाहर निकल रही है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात पे पहुंच गए हैं। लेकिन मैं जरा ला रहा हूँ आपको घुमा के वापस वहीं पे। मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रहा था, देखो मैं भूल गया। मैंने कहा रेडिएशन, एटम से लाइट निकली, लाइट निकली, रेडिएशन निकली, वो किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। लाइट ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में, और हर वेव के अंदर वेवलेंथ भी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकलती है। तो यहां से निकालनी है हमें फ्रीक्वेंसी। आओ जरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं फौरन से। स्टार्ट करें भाई, डेरिवेशन स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपने बनाई हैं अपने पास, जो कुछ मैंने बोर्ड पे बनाया था, तो इट इज गुड। अगर नहीं बनाया तो फिर क्या कह सकते हैं, खैर हो गई, बस यही कह सकते हैं। चलिए कहते हैं सपोज इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिट n1 and higher ऑर्बिट n2। भाई ऑर्बिट का नंबर तो होगा ना, ऑर्बिट का नंबर तो होगा ना। n क्या होता है, n क्या होता है, जितनी डेरिवेशन जब तक दो आप करके आए हैं, दोनों के मुताबिक n, दोनों के मुताबिक n क्या होता है हमारे पास, ऑर्बिट। और नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आओ मेरे बेटे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, लोअर ऑर्बिट में एनर्जी भी लोअर, हायर ऑर्बिट में एनर्जी भी हायर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे। E बराबर होता है -Z² E4 2π² m। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं, अपॉन अपॉन n स्क्वायर h n²h²। अब चूंकि चूंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोअर ऑर्बिट n1 एंड द हायर ऑर्बिट n2, सो वी हैव टू राइट द n1, वी हैव टू राइट द n1। और अगर n1 की बात करूंगा, लोअर ऑर्बिट की बात करूंगा, तो उसकी एनर्जी भी कैसी होगी बताइए। कम। लो। तो E1 होगी एनर्जी भी। इसी के मध्य मुकाबिल अगर मैं बात समझाऊं, तो E की बात करें तो -Z² E4 2π² m अपॉन n²h²। यहां पे लोअर ऑर्बिट हो गया, लोअर ऑर्बिट n1 हो गया। अब हायर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो n क्या होगा, 2। n2 2। हो जाएगा, n हो जाएगा n2। तो यानी कि n2 का स्क्वायर, यानी कि n2 का स्क्वायर होगा। और एनर्जी कैसी हो जाएगी, 2। E2। एनर्जी हो जाएगी 2 E2। यहां तक बात आपको मेरी समझ में आई। यस सर। यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला, यानी कि E2 माइनस E1 होता है। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं सवाल में। E2 माइनस E1 होता है, E2 का एक ब्रैकेट माइनस के साथ E1 का एक ब्रैकेट। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं। E2 माइनस E1 में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं इनकी। वैल्यू क्या थी भाई, E2 की वैल्यू क्या, पहले वो देख लेते हैं। माइनस का Z² E4 2π² m अपॉन क्या है नीचे, नीचे क्या है, n2 स्क्वायर। n2 का स्क्वायर और h²। माइनस के साथ है मेरा बेटा, ये जरा जहन में रहे, माइनस माइनस अहमियत ज्यादा है।
E1 की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, माइनस का जेड स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर m अपॉन n कौन सा वाला, n1 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर और h स्क्वायर। सिंपल, बिल्कुल कोई कहानी नहीं है। माइनस के साथ ये भी है, लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जब मैं इन ब्रैकेट्स को खोल दूंगा, जब मैं इन ब्रैकेट्स को खोल दूंगा और ये माइनस माइनस आपस में टकराएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहां क्या बचा, माइनस का जेड स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर m अपॉन n2 का स्क्वायर और h स्क्वायर। माइनस माइनस, प्लस। प्लस। देखो याद रखो, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, 4 डेरिवेशन है इसमें, फिर एक बार कह रहा हूं, डेरिवेशन याद मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिठा लेना। मैं यहाँ पे कोई चीज ऐसे नहीं कर रहा हूँ जो याद करने वाली हूँ, यहाँ पे हर चीज वो है कॉन्सेप्ट वाली। ब्रैकेट खोलना है, ये भी याद करोगे, अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलना था, ये याद वाद करने की चीजें नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाओ। माइनस माइनस हो गया, प्लस बचा क्या, जेड स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर m अपॉन किसका स्क्वायर, n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। इस जानिब क्या चल रहा है भाई, E2 माइनस E1 चल रहा है जानिब, स्ट्रेट अवे। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? जी यस सर। सर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनको बेसिकली कुछ जरा, अक्सर हम मैथमेटिक्स करते हैं, हमेशा कहा जाता है भाई माइनस वाली टर्म पहले ना हो, पहले कौन सी वाली होनी चाहिए, पहले कौन सी वाली होनी चाहिए, प्लस वाली। प्लस। ऐसी है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, आपने लिख के दिखाया, थोड़ा इंग्लिश रीअरेंज्ड, एक ही लफ्ज में हमारी इंग्लिश खत्म हो गई, रीअरेंज्ड। रीअरेंज कर रहे हैं इनको, और रीअरेंज करने में क्या लिखा भाई, E2 माइनस E1 तो एज इट इज चल रहा है अपनी जगह, E2 माइनस E1 में कोई फर्क नहीं आया। सामने क्या हो गया, सामने क्या सीन हो गया, पहले कौन आ जाएगा बता दो मुझे, प्लस वाली टर्म आ जाएगी पहले। सर प्लस वाली प्लस वाला। टर्म आ जाएगी मेरा बेटा। चेक करते जाना, मैं लिखता जा रहा हूँ जेड स्क्वायर E4, गलती कर जाऊं तो फौरन बता देना मुझे, 2 पाई स्क्वायर m अपॉन n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। बीच में आ जाएगा माइनस बड़ा सा, और फिर ये जो माइनस हमारे पास आएगा जाइंट सा, इसके बाद आ जाएगा z स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर m अपॉन n2 का स्क्वायर और h स्क्वायर। गलत तो नहीं किया मैंने कोई? नो सर। चलो नहीं आ जाओ, सर। साथ साथ कॉपी कर रहे हैं सब मेरे या नहीं कर रहे? दो सर, दो भी रुके हैं। यस। मैं बस ऊपर से सिर्फ वो लाइन और इस चीज के लिए हो जो गया सर। वैल्यूज पुट की थी, मैं बस इनको रब करने जा रहा हूँ। एक स्टेप ये रब भी कर देते हैं हम, ताकि फिर हम बिलाखिर साथ साथ ले चलेंगे। अब आपने देखा, हमने इक्वेशन को कर लिया है रीअरेंज, हमने इक्वेशन को क्या कर लिया मेरा बेटा, रीअरेंज कर लिया है। यहां तक आप मेरी बात को समझ गए सारी? यस सर। यस। अब कहानी क्या कहती है, कहानी में कहा जा रहा है कि भाई E2 माइनस E1 बराबर होता है H इंटू वी के। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है सर। क्यों सही है भाई, ये तो नहीं था इसके बराबर, ये तो डेल्टा E के बराबर था, तो ये बात कैसे हो गई? डेल्टा E बराबर था E2 माइनस E1 के, और डेल्टा E ही बराबर था H इंटू वी के। ऐसी है? जी। जब ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं? होंगे सर। होंगे बात सर। खत्म हो गई, हमने होंगे सर। दिखा दिया H इंटू वी के। आओ मेरे बेटे, H इंटू वी, E2 माइनस E1 की जगह हमने पुट किया भाई H इंटू वी। और इधर क्या करना है, इधर का जो स्टेप है बड़ा मजेदार है। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है?
सर सब कॉमन है H. सिवाय N1 के। सिवाय Sir, and N1 के। मैंने लिख लिया कॉमन, मैंने लिखा भाई Z स्क्वायर E4, Z स्क्वायर E4 2 2 pi square. पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर दोनों में है, M भी दोनों में, अपॉन में आ गया भाई N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ये दोनों तो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये तो सिंपल बात समझ में आती है, दोनों वैल्यूज कैसी हैं एक दूसरे से अलग अलग। बचा क्या, H स्क्वायर सेम है भाई, H स्क्वायर लिख लो। अंदर क्या बचा मेरे बेटे, अंदर क्या बचा जब आपने ये सब कॉमन निकाल लिया, इधर इधर बचा 1/N1 N1 का स्क्वायर स्क्वायर, बीच में माइनस, और माइनस 1/N2 N2 का स्क्वायर। बात यहां तक मेरी आपको समझ में आ गई मेरे बेटे? जी सर। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? यहाँ Yes, sir. चल रहा है Yes, H sir. इंटू वी, यहाँ चल रहा Yes, है sir. H इंटू वी, उधर सीन कुछ और चल रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें इस V की वैल्यू चाहिए, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये जो V है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन चाहिए, एक उसूल हम शुरू वक्तों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो चीज मालूम करनी है उसे सबसे अलग कर दो। ऐसी है, मुझे V मालूम करना है, H मल्टीप्लाई में लगा हुआ दूसरी तरफ ले जाऊंगा, किस में आ जाएगा, Divide. डिवाइड में आ जाएगा। आओ लिख लेते हैं, बचा V Z स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर M अपॉन H मल्टीप्लाई में आया, पहले से स्क्वायर था H स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं या डायरेक्ट लिख दूं, एक पूरा स्टेप जाया होगा। यहाँ Direct पे कीजिए यहाँ sir. स्क्वायर था, यहाँ एक और आया, मिला के कितने हो जाएंगे, H H Q. cube. क्यूब हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है, इधर अपना सेम सीन चल रहा है, N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। इसे डब्बा बना लेना ऊपर, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे ये आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करने की इक्वेशन। लिख लो, दिस इज द equation for the frequency of the emitted wave or photon। बात यहां तक मेरी समझ में आ गई? मैंने दोनों जाविये लिख दिए, मैंने कहा भाई ये जो इक्वेशन है ना, इससे मालूम करेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड, जो निकल रही है। क्या हो आप, मैं कहता हूं, कश्यप कहेंगे नहीं सर वेव निकल रही है, तो बेटा ये रहा वेव आपके लिए। अनस कहेगा नहीं सर फोटोन निकलता है, वेव में तो पार्टिकल होता है, फोटोन, आप फोटोन की बात करें, ये रहा बेटा फोटोन। बात समझ रहे हैं? फिर सिमरन कहती नहीं सर आपने तो कहा था लाइट निकल, लाइट किस में ट्रेवल करती है। बात समझ रहे हैं? बात यहां तक क्लियर हो गई? जी सर। तो ये सर सारे रेडिएशन भी तो होती है। रेडिएशन भी, ये बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन और अहमियत ज़्यादा बात कह दी। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएट होना, निकलना। एटम में से निकल रहा है कुछ, एटम में से निकल रही है एनर्जी, एनर्जी किस में निकलती है, फोटोन पार्टिकल्स में, तो बेटा रेडिएशन, फोटोन रेडिएट हो रहा है। और कोई सवाल? और तो कोई, हाँ बेटे, और तो कोई लफ्ज नहीं कहा था मैंने, मैं फंस जाऊँ अभी इसमें, है? सर हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला तो E इक्वल्स टू mv स्क्वायर होता है ना? MC होता है बेटे, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है, वो कुछ और एनर्जी है, वो फिजिक्स वाली है। वो एनर्जी क्या होती है मैं बता दूं, माइक बंद करो तो फिर मैं जरा समझाऊं। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर जो होता है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मास स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिलेशन मैंने आपको कहाँ दिखाया था, गामा रेज में दिखाया था, याद है आपको? मैंने कहा था गामा रेज की प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, मैंने यहाँ लिखा था नो फिजिकल मास, नो फिजिकल मास। फिर मैंने कहा था अच्छा क्यों फिजिकल मास नहीं होता, ये मैं आखिर में समझाऊंगा। यहाँ एक पॉइंट आया था कि स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गामा रेज या स्पीड ऑफ द गामा रेज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट।
तो जो चीज स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करने लगती है स्पीड ऑफ लाइट से, वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है? एनर्जी में। तो गामा रेस क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी ना, एनर्जी की फॉर्म थी। तो वो इक्वल्स टू MC स्क्वायर एक अलग चीज है बेटा, यहाँ तो हम बात ही इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं ना। मुझे आज भी एक किसी ने सवाल किया था, किसी ने तुम लोगों में से, मुझे नाम नहीं याद, क्लास नहीं ली थी कल, और उन्होंने मुझसे यही बात पूछी थी कि सर ये हमने माइनस क्यों लगाया पोटेंशियल एनर्जी में। तो भी मैंने एक बात बताई थी कि भाई हम नॉर्मल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल दुनिया जिसमें आप और मैं रह रहे हैं उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी तो दुनिया क्वांटम वर्ल्ड है, उसकी तो दुनिया माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। उधर कहाँ से ग्रेविटी लाओगे? उधर मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ी थे वहां पे। बात समझ गए आप मेरी बेटे? जी सर। कॉपी मेरे ख्याल में सबने कर लिया होगा, मैंने क्योंकि अब रब कर दिया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन हो गई। अगली कैलकुलेशन की जानिब चलते हैं। उसका नाम है वेव नंबर। उसका नाम क्या है? वेव नंबर। लिख लिया भाई? वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, इसे वेव नंबर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल्स टू CV। सर ये कैसा फॉर्मूला हुआ? इसमें तो बड़े मसाइल हो गए। एक V को खाली छोड़ दो, एक V पे डैश डाल दो। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है? ये वेव नंबर है। ये फ्रीक्वेंसी है। आप देख रहे हैं नॉर्मली V मैं ऐसे बनाता हूं, और ये वाले V जरा कुछ फनकारी वाले हैं। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, और ये जो है वो ये वेव नंबर है। बात समझ रहे हैं? आप यहाँ पे लिखकर भी दिखा सकते हैं। जो बिना डैश के है वो है फ्रीक्वेंसी, C जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और साथ ही साथ मैं इस बात को कोट कर दूं कि ये जो V जिस पे डैश लगा हुआ है ये है वेव नंबर। बात यहां तक समझ गए सारे? जी सर। यस सर। अच्छा, सही है। एक छोटी सी बात मैं और इन्फॉर्म कर दूं, चूंकि मेरी कल सर जुल्फ़िकार से डिस्कशन हुई थी, तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि सर जुल्फ़िकार तुम लोगों की रेगुलर क्लासेस को संडे में शिफ्ट किया है सर ने। तो एक मिनट दो मुझे ज़रा, ऐड करते हैं। आ जाओ भाई। तो हमारे पास भैया ये V है फ्रीक्वेंसी के लिए, वो आ गया स्पीड ऑफ लाइट के लिए, और ये आ गया वेव नंबर के लिए। सिंपल फिनोमेना है। इन तीन में से आप किसको जानते हैं पहले से? इन तीनों में से आप किस चीज को पहले से जानते हैं? फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को जानते हैं? आओ जरा फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया भाई C इंटू V के ऊपर डैश होना चाहिए, बराबर है। फ्रीक्वेंसी की जरा वैल्यू लिख लेते हैं। आइए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी माइनस कह रहा हूं माजर, Z स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर M अपॉन H³ ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यही था? गलत तो नहीं कह रहा हूं? यही था? यस सही जी है। सर। बिल्कुल यही था। हमने पुट कर दिया। हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए भाई, वेव नंबर और सिंपल फिनोमेना। कुछ भी नहीं करना है, वेव नंबर चाहिए ना। जो चीज मालूम करनी है उसे सबसे अलग कर दो। सबसे अलग करने के लिए C को उठा के नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ क्या बचा? वेव नंबर।
ये मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड में पहुंच जाएगा, जेड स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर m अपॉन सी एच क्यू, इधर क्या आएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? जी सर। आओ एक चीज समझ लेते हैं, साइड में बिल्कुल हम, ये z स्क्वायर E4 2 पाई स्क्वायर m अपॉन सी एच क्यूब, ये चीज बराबर होती है कांस्टेंट के, उसका नाम लिख लेना आर एच, इस कांस्टेंट के बराबर होती है ये चीज। किसके बराबर होती है? आर एच के बराबर होती है। मैं इसको लिख दूं जरा सही ताकि विजिबल रहे, ये बराबर होती है आर एच के। रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, यानी कि ये चीज हर एलिमेंट के लिए नहीं है आर एच, हर एलिमेंट के लिए आर एच नहीं आएगा क्योंकि जेड बदलेगा ना, हर एलिमेंट के लिए जेड बदलेगा। जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का तो 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स का तो बदलता जाएगा, लेकिन जब तक 1 है तो हमारे पास यहाँ पे आर एच आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और सवाल आता ही हाइड्रोजन के लिए है, तो क्या मैं RH stands for रेडबर्ग RAYDBERG रेडबर्ग कांस्टेंट, तो क्या मैं अब इस इक्वेशन को कुछ इस अंदाज में लिख सकता हूं कि भाई ये V डैश बराबर है, इस पूरी चीज की जगह क्या आ जाएगा? RH RH, और आगे ब्रैकेट में एज इट इज वो चल रहा है भाई 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सर हाँ बेटा, ये जो ऊपर सी था ये कैपिटल था? ये कैपिटल था, सी नहीं, ये सी स्मॉल था, स्पीड ऑफ लाइट है। असल में वहां से बनाते बनाते सी भी बराबर थे ना, इसलिए सी बना, स्पीड ऑफ लाइट है ये। समझ गए भाई? ये फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया मेरे बेटे। एक और, अब ये फॉर्मूला सबसे अहम है, जितनी डेरिवेशंस की है ना, जितनी डेरिवेशंस, उसमें से 2 के लिए आते हैं सवाल अक्सर और बेशतर। सवाल तो खैर किसी के लिए भी आ सकते हैं, सवाल तो किसी के लिए भी आ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 3rd ऑर्बिट की एनर्जी बता दो, 4th ऑर्बिट की एनर्जी बता दो, 7th ऑर्बिट की एनर्जी बता दो, तो वहां पे आपने सिर्फ n पुट करना होता है, बाकी वैल्यूज को पुट करना होता है। मिसाल के तौर पे वो आपसे कह सकते हैं कि भाई 6th ऑर्बिट का रेडियस बता दो, तो 0.529 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू को आपने 6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देना है 36 से, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। बात आप मेरी समझ रहे हैं? ये जो आई है ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि इसको हम लेके आगे चलेंगे अभी कंटिन्यूटी के साथ। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी? जी सर। जरा जरा रीजॉइन कर लेते हैं, चूंकि वक्त जरा कम हुआ है हमारे पास और हमें बात थोड़ी लंबी करनी है। अब जरा रीजॉइन कर लेते हैं, आ जाओ।